इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर बैलेंस शीट के नाम से करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ी, फिर उससे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी। एडजस्टिंग एंट्रीज से पहले बाकी हमने इसकी बेसिक्स चीज़ों को पढ़ा। आज हम इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं बैलेंस शीट के नाम से। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उस की इनकम स्टेटमेंट को पहले बनाते हैं। उससे पहले जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसे पूरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में अपने पिछले 16-20 एक लेक्चर्स को अगर हम पीछे देखें तो हम इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए ही हमने पीछे बेसिक्स को पढ़ा। ऊपर आता है इसका एक स्केच मैंने बना दिया है। ऊपर आता है कि जी कंपनी का नाम आता है, ट्रेडर्स का नाम आता है, या एक इंसान की अपनी हो, ज़ाती ज़िंदगी की हो तो उसका नाम आता है। उसके बाद बैलेंस शीट आपने लिखना हो तो उसके बाद किस फाइनेंशियल ईयर की आप बना रहे हैं उसकी डेट आती है। सबसे पहले ऑप्शन जो होता है वो होता है एसेट्स का। सबसे पहले ऑप्शन एसेट का होता है। एसेट में फिर आगे आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से मुराद आपके ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि रोज़मर्रा के चीज़ों में काम आ रहे होते हैं, जैसे कि कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके रोज़ बरोज़ चीज़ों में उतार चढ़ाव आपका आ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट को उसमें से फिर हम प्रोविजनल बैड डेट्स को हम माइनस करते हैं। बैड डेट्स से मुराद हमारी वो वैल्यू होती है कि हमने किसी से अकाउंट रिसीवेबल, किसी से पैसे लेने थे, लेकिन विद इन फाइनेंशियल ईयर वो हमारे पास रिटर्न नहीं हुए, या कुछ ऐसे उधार होते हैं जो कि हमें फिर वापसी नहीं मिलते, उनको हम फिर बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फाइनेंस से वो रकम गई होती है, वापस नहीं आती, तो फिर उसको हम लेस करते हैं अपने करंट एसेट से एज अ प्रोविजनल बैड डेट्स के तौर पर। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जमा करके हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाता है। इधर वही हिसाब किताब होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। इसमें फिर हम उसके डेबिट क्रेडिट कहते हैं रुपीज़ का। उसके बाद फिर हम इसको टोटल करंट एसेट को टोटल कर देते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा अभी एसेट्स वाला ही पोर्शन चल रहा है, तो एसेट्स में फिर हमारा दूसरा पोर्शन आता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स से मुराद हमारे बिजनेस में वो एसेट्स होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल में तो होते हैं, लेकिन रोज़मर्रा हम उसको ख़रीदारी नहीं करते। हम रोज़मर्रा की ख़रीदारी में उसको नहीं लेके आते। फिक्स्ड एसेट्स से मुराद यानी कि हमारी मशीन्स होती हैं, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम बिज़नेस स्टार्टअप से पहले हम कर लेते हैं। फर्नीचर भी इसमें आ सकता है, इसमें मशीनरी प्लांट्स भी आ सकते हैं, जनरेटर आपका आ सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम साल में या तो एक दफ़ा ख़रीदते हैं, या बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि हम अपने बिज़नेस में ही एक दफ़ा ख़रीद कर उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि लैंड होती है, हमारी बिल्डिंग होती है, उसको हम फिर बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। उसको फिर हम फिर उसके बाद हम टोटल करंट एसेट्स को और टोटल फिक्स्ड एसेट्स को दोनों को जमा करके टोटल एसेट्स हम यहाँ पे पुट इन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन को, जो कि हमने पढ़ी थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स वाली साइड हमने पूरी कर ली है। अब उसके बाद लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। याद रखिएगा बैलेंस शीट से मुराद कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी का जो टोटल है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं अपना लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटी में सबसे पहले दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है उसमें हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उसमें हमारे पेबल्स होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर। उसको फिर हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। उसको हम लिख के उसके बाद पेबल को लिख के हम टोटल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पुट इन कर देते हैं। और उसके बाद हमारी आती है ऑनर इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन का आखिरी एलिमेंट ऑनर इक्विटी में हमने स्टार्टअप में पढ़ा था कि जो पैसा हम लगा देते हैं वो हमारा कैपिटल बन जाता है, और जो कैपिटल होता है वो हमारा ऑनर इक्विटी यानी कि हमारा अपना पैसा होता है। वो ऑनर इक्विटी पे हम कैपिटल को जमा करते हैं, उसमें से लेस हम ड्राइंग्स को, यानी कि जो हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले थे अपने बिजनेस से, वो हम माइनस करते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई लॉस हुआ हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड तो फिर हम उसको भी माइनस करके टोटल इक्विटीज करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या आया कि हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी इक्वल आए हैं कि नहीं आए। इसको इट मस्ट बी
इक्वल, यानी कि टोटल एसेट्स भी और टोटल इक्विटीज़ या लाइबिलिटीज़ भी आपकी बराबर आनी चाहिए। जैसे ही बराबर आता है तो आपका फाइनेंशियल सर्कल जो होता है, जो कि अकाउंटिंग का सर्कल होता है, वो कंप्लीट हो चुका था, जो कि ट्रांजैक्शन से शुरू होता है। ट्रांजैक्शन से शुरू होकर पहले आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर उसका जर्नल जर्नल करते हैं, फिर जर्नल के बाद जर्नल टू पोस्टिंग, पोस्टिंग टू लेजर करते हैं, लेजर करने के बाद फिर आप उसको एडजस्टमेंट में लेके आते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के बाद फिर जो लास्ट वन होता है बैलेंस शीट, इसको आप कंप्लीट करके आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिजिकल ईयर जिसको बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका था और आपकी पूरी, फिर उसके बाद आप मैनेजर को या बिजनेस के ऑनर को वो पेश करते हैं बैलेंस शीट, उसको दिखाते हैं, फिर वो उसके बाद देख के आया कि प्रॉफिट है कि लॉस है, फिर उसके बाद जजमेंट करता है कि मज़ीद इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या मज़ीद आपने री इन्वेस्ट करना है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, आपने न्यू न्यू प्लानिंग करनी है, न्यू मशीनरी खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग मटीरियल लेना है, करंट एसेट्स में इजाफा करना है, पेएबल आपने जल्दी करने हैं कि रिसीवेबल को आपने जल्दी रखना, किस तरह कौन सी स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल करनी है, वो विद इन अकाउंटिंग साइकिल के एंड में बैलेंस शीट मुकम्मल करने के बाद आपको आती है। ये एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी जुज़ समझा जाता है उसमें, जो कि क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइम की बदौलत हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो इस नौयत का होता है कम, उसमें फिर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने नहीं, इससे बड़ी भी बैलेंस शीट देखने में आती है, होती है बाज़ किताबों में इससे भी बड़ी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में क्योंकि शॉर्ट टाइम की बदौलत आपको आपकी सिर्फ वो जजमेंट को देखते हैं कि कितना सवाल है, सवाल इससे बड़ा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता।